VEEE के अंदर आप पढ़ रहे थे चैप्टर ट्रांसफार्मर। ठीक है, ट्रांसफार्मर के अंदर आपने आइडियल ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ा था कि आइडियल ट्रांसफार्मर क्या होता है। आज उससे नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, 4th चैप्टर चल रहा है ये आपका। नेक्स्ट है आइडियल ट्रांसफार्मर जो होता है। ठीक है, उसके अंदर आपने पढ़ा था कि V2I2 इंटू कॉस फाई, ठीक है, इज इक्वल टू P1I1 cos फाइव, ठीक है। ये अपन इक्वेशन पढ़ी थी। ये कब होता है? जब एसी करंट को अपन डीसी करंट में एसी करंट को वोल्टेज को अप या डाउन करते हैं ट्रांसफार्मर की मदद से। ठीक है, नेक्स्ट अपन पढ़ रहे हैं ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। ये जो इक्वेशन मैंने अभी बनाई है आइडियल ट्रांसफार्मर की, इसको अच्छे से याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ईएमएफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। ठीक है, ईएमएफ इक्वेशन क्या होती है ट्रांसफार्मर की? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स इक्वेशन। कहते हैं जब सोलेनॉइड वेव किसी वोल्टेज जो अप्लाई की जाती है वाइंडिंग को ट्रांसफार्मर के अंदर, तो एक सोलेनॉइड फ्लक्स बनती है। सोलेनॉइड फ्लक्स होती है जो कि कम ज्यादा होती रहती है, फ्लक्स भी कम ज्यादा होती रहती है। ठीक है, फ्लक्स के अंदर भी जो वेरिएशन होती है, फ्रीक्वेंसी आती है फ्लक्स के अंदर भी। कभी तो वो मैक्सिमम हो जाती है 5 मैक्स, कभी वो मिनिमम रहती है। ठीक है, कभी इसके बीच में कहीं भी हो सकती है 5 की वैल्यू। ठीक है, 5 मैक्स टू 5 मिनिमम कहीं भी हो सकती है। तो फ्लक्स भी क्या होती है? चेंज होती रहती है, वेरिएबल फ्लक्स पैदा होती है। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, आपको करंट जो होता है, वोल्टेज जो होती है ट्रांसफार्मर से एक पॉइंट से एक प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग में ट्रांसफर होती है। ध्यान देना, ये प्राइमरी वाइंडिंग, ये आपका कोर, मैग्नेटिक कोर, ये ट्रांसफार्मर की सिंबल होता है। ठीक है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, ये सिंबल होता है ट्रांसफार्मर का, ये भी याद रखना। ये प्राइमरी वाइंडिंग, ये कोर, मैग्नेटिक कोर, ये सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, ये सिंबल होता है ट्रांसफार्मर का, ये सिंबल भी याद रखना है आपने। ध्यान देना, जो मैग्नेटिक कोर से होके जब प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग में करंट बनता है, तो जब फ्रीक्वेंसी चेंज होती है इलेक्ट्रिसिटी की, कभी तो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हो जाता है, कभी मिनिमम हो जाता है, करंट सोलेनॉइड वेव होती है, तो मैग्नेट जो बनती है वो भी कभी कम कभी ज्यादा। फिर सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर भी कभी करंट कभी मैक्सिमम कभी मिनिमम ऐसे चेंज होता रहता है। इट मींस कभी भी कांस्टेंट नहीं रहती फ्लक्स। ठीक है, फ्लक्स भी चेंज होती रहती है। तो ऐसे ही ईएमएफ जो बनेगा वो भी अलग अलग बनेगा। तो फाई होती है, अगर फाई को सिंपल निकालना चाहें आप कि कैसे फाई की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, फाई की वैल्यू एट डिफरेंट स्टेजेस। मैंने आपको बताया था फाई फ्लक्स, फाई क्या है? फ्लक्स जो इंड्यूस्ड हुई है उसके अंदर। ठीक है, फ्लक्स की वैल्यू कहां पे, कभी तो मैक्सिमम होगी कभी मिनिमम होगी। ठीक है, तो ये चेंज होती रहती है। तो फाई की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला होता है फाई मैक्स इंटू साइन ओमेगा टी। ठीक है, साइन ओमेगा टी, टी चेंज इन टाइम। ठीक है, साइन की वैल्यू कहां पे, जब यहां से डिग्री चेंज होती रहती है इसकी। ध्यान देना, साइन जो है वो चेंज होता रहेगा। ओमेगा यहाँ पे कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ और होगा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। ठीक है, तो जिस पॉइंट पर अपन ने चेक करना है उस पर उसकी वैल्यू कितनी होगी, उसको साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसको कर देंगे मैक्सिमम पाई से मल्टीप्लाई। मैक्सिमम कहाँ होगी? सबसे टॉप में, यहाँ पे फ्लक्स सबसे ज्यादा है, फाई मैक्स। ठीक है, तो यहां से आपकी वैल्यू आ जाएगी आपका फाई की, जो ओरिजिनल फाई है। ठीक है, मैक्सिमम से कंपेयर करने पर ये फाई की वैल्यू निकालने के लिए होता है। ईएमएफ इंड्यूस्ड इन प्राइमरी वाइंडिंग को कैसे लिख सकते हैं? ईएमएफ इंड्यूस्ड इन प्राइमरी वाइंडिंग
प्राइमरी वाइंडिंग कौन सी होगी, ये वाली। इसके अंदर ईएमएफ कितना प्रोड्यूस होता है, ईएमएफ इज इक्वल टू E1 से लिख सकता हूं मैं इसको, E1 इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं डी फाई चेंज इन फ्लक्स, फाई का मैंने आपको बताया कि फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम इनटू नंबर ऑफ टर्न्स N1। कितने नंबर ऑफ टर्न्स यहां पे प्राइमरी कॉइल ने बनाए हुए हैं कोर के ऊपर, ठीक है। ये सिंबल है, आपने जब इसके बारे में समझना है तो आपको पता है कि कैसे होता है ये ट्रांसफार्मर मैंने आपको बताया था कि उसके अंदर एक मैग्नेटिक कोर होती है, उसके ऊपर एक तरफ जो होती है प्राइमरी वाइंडिंग चली होती है, एक तरफ होती है सेकेंडरी वाइंडिंग चली होती है। प्राइमरी वाइंडिंग जो है उसकी नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है, कितने बार उसको घुमाया गया है, ठीक है, उसके ऊपर वो नंबर ऑफ टर्न होगी, ठीक है। चेंज इन फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम इनटू नंबर ऑफ टर्न्स इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ इंड्यूस्ड इन दैट वाइंडिंग, ठीक है, जो कितनी टोटल ईएमएफ इंड्यूस्ड हुई, ठीक है। यहां से आप इसकी ईएमएफ निकाल सकते हैं। और अगर आप इसके अंदर इफेक्टिव वैल्यू निकालना चाहो, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ वोल्टेज, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ वोल्टेज यानी कि इंड्यूस्ड RMS रूट मीन स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू, ये अपन ने किया था, रूट मीन स्क्वायर क्या होता है, ये इफेक्टिव वैल्यू होती है। वोल्टेज जो ओरिजिनल में आ रही होती है वो कम होती है, ठीक है, लेकिन जो अगर आपका हाथ लग जाए या आपको शॉक लगे तो वो जो आपको इफेक्ट करेगी वो बहुत ज्यादा होगी, वो होगी इफेक्टिव वोल्टेज, ठीक है। तो इफेक्टिव वोल्टेज बहुत ज्यादा होती है, तो इफेक्टिव वोल्टेज के लिए फॉर्मूला होता है -2 पाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 इंटू F इंटू फाई मैक्स इंटू N1। ये इंड्यूस्ड इन फर्स्ट कॉइल है, मतलब कि पहली जो वाइंडिंग है उसके अंदर कितना करंट होगा, कितना करंट प्रोड्यूस होगा, -2 पाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 इंटू F। F क्या है, फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स, जो डिफरेंट स्टेजेस पर फ्लक्स जो है वो चेंज हो रही है, ठीक है। कभी तो फ्लक्स मैक्सिमम है, कभी मिनिमम है, कभी फ्लक्स मैक्सिमम है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्या है, F है, ठीक है। तो F इंटू मैक्सिमम फाई मैक्स इंटू N1, ठीक है। इसको अगर मैं सॉल्व करूं, ठीक है, तो E कितना आ जाएगा, E1 लिख सकते हो इसको, ठीक है। E RMS मतलब कि इफेक्टिव वैल्यू इज इक्वल टू E1 इज इक्वल टू माइनस का सिंबल था 4.44 F इंटू फाई मैक्स, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फाई, ये वाली फाई मैक्स इंटू N1। ये फार्मूला आपने याद रखना है, ये है आपका मेन फार्मूला जो आपके न्यूमेरिकल्स के अंदर वर्क करता है कि अगर जो ईएमएफ किसी के अंदर कितना वो प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, वो निकालने के लिए आपका फार्मूला होता है E1 इज इक्वल टू -4.44 F फाई मैक्स N1, ठीक है। ये कॉइल 1 के लिए है E1, E2 के लिए, ये वाली कॉइल के लिए इंड्यूस्ड इन सेकंड कॉइल E2, ये कैसे निकलेगा, E2 इज इक्वल टू, इस बार वो पॉजिटिव में आएगा, E2 इज इक्वल टू 4.44 F फाई मैक्स इंटू N1, ठीक है, N2 सॉरी, नंबर ऑफ कॉइल्स इन सेकंड, ठीक है। ऐसे आप इसके अंदर ये निकाल सकते हैं, ठीक है। ये दो फार्मूले हैं जिससे आप कितना वोल्टेज प्रोड्यूस हो रही है, ये वोल्ट्स में आएगा, ये भी वोल्ट में, ये भी वोल्ट के अंदर, ठीक है, कितनी वोल्टेज प्रोड्यूस हो रही है इन सेकंड कॉइल, ये आप निकाल सकते हैं। N2 नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकंड कॉइल अगर पता हो तो आप निकाल सकते हैं कि कितना उसके अंदर ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है। ये क्वेश्चन आएगा ईएमएफ इक्वेशन फॉर ट्रांसफार्मर, आपने ये सारी चीजें लिख के आनी है उसके अंदर, ठीक है, और यहां तक आपने कंप्लीट करना है इसको। अगर ये वोल्ट्स के अंदर आ रहा है, वोल्ट्स, ठीक है, तो वोल्ट इज इक्वल टू 4.44 F फाई मैक्स इंटू N1, ठीक है। ये कॉइल 1 के लिए है, ये वाली कॉइल 2 के लिए है, ठीक है। अगर ये वोल्ट्स के अंदर आ रहा है, वोल्ट्स,
और जो अपन ने वोल्टेज इसको दी थी V1, इसको वोल्टेज मैंने दी थी V1, उसकी वजह से एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हुई, उस ईएमएफ की वैल्यू कितनी थी वो भी वोल्ट्स के अंदर आई। ठीक है, देन जितनी वोल्टेज मैंने दी थी वो उसके बराबर होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो मैंने वोल्टेज, यहाँ तक तो वोल्टेज चेंज हो ही नहीं रही। ठीक है, जितनी वोल्टेज मैंने प्रोड्यूस की E1, जितनी वोल्टेज मैंने दी थी उसके बराबर होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ तक तो वोल्टेज मैंने कोई चेंज नहीं की। जब यहाँ पे पहुंची वोल्टेज तो यहाँ पे चेंज हो गई, मतलब कि यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जितना था, जितना इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड गुजर रहा था E2, वो भी मैंने वोल्ट में मापा, और वोल्टेज जो उसके द्वारा प्रोड्यूस हुई वो भी बराबर होनी चाहिए। अगर कोई लीकेज या कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो E2 इज इक्वल टू V2 होना चाहिए। E1 जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस हुई ड्यू टू वोल्टेज अप्लाइड, वो वोल्ट्स में मापी मैंने, तो वो वोल्टेज किसके बराबर होनी चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बराबर होनी चाहिए। और E2 जो मैंने मैग्नेटिक फील्ड भेजी दूसरी तरफ इसके द्वारा, वो मैग्नेटिक फील्ड से जितनी वोल्टेज बनी वो दोनों आपस में बराबर होनी चाहिए, क्योंकि दोनों को वोल्ट्स में माप रहा हूं मैं। ठीक है, तो E2 इज इक्वल टू V2, ये भी इसके अंदर ही लिखना है आपने। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, ये आपने याद रखने हैं दोनों फार्मूले। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया कि E1 जो है वो V1 के बराबर होता है। ठीक है, और E2 जो है वो V2 के बराबर होता है, वोल्टेज 2 के बराबर होता है। ठीक है, अगर वो आइडियल ट्रांसफार्मर है, ये उसी कंडीशन में होगा जब वो आइडियल ट्रांसफार्मर है, आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए होगा ये। आइडियल ट्रांसफार्मर नहीं है तो यहाँ पे लीकेज होगी, लीकेज की वजह से E1 जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो प्रोड्यूस हुआ वो वोल्टेज के बराबर नहीं रहेगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। और E2 जो है जिसकी वजह से V2 प्रोड्यूस हुआ, V2 थोड़ा सा E2 से कम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप आइडियल ट्रांसफार्मर मान रहे हैं जिसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, या इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मर रेशियो, ट्रांसफॉर्मर रेशियो भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर रेशियो या ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो या वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ये इक्वेशन बनती है, ध्यान देना। मैंने आपको बताया कि E1 जो E1 होता है वो V1 के बराबर होता है, E2 होता है वो V2 के बराबर होता है। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 विद इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करने पर, ठीक है, या इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करने पर, डिवाइडिंग इक्वेशन 2, ये तो आपने लिखना ही है पहले। ठीक है, उसके बाद ये लिखना है डिवाइडिंग इक्वेशन 2 विद इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करने पर E2 डिवाइडेड बाय E1, या अगर मल्टीप्लाई करते तो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई करने पर फिर भी यही आता, E1 into E2 is equal to V1 ऐसे करके। ठीक है, E1 is equal to V2 डिवाइडेड बाय V1। ठीक है, दोनों एक दूसरे के, यानी कि ये दोनों रेशियो बन गई कि E2 डिवाइडेड बाय E1 is equal to V2 डिवाइडेड बाय V1। एंड तीसरी का चीज होती है इसमें नंबर ऑफ टर्न्स, N2 डिवाइडेड बाय N1। पहले इसको ध्यान से सुनना, फिर इसके बारे में समझने की कोशिश करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इज इक्वल टू K, K क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ये कांस्टेंट रहती है हर ट्रांसफार्मर के लिए, कांस्टेंट। ठीक है, अब ध्यान देना कि ये क्या है इक्वेशन, पहले ये पूरी इक्वेशन लिख लोगे आप। ठीक है, उसके बाद आप देखते हैं कि ये इक्वेशन है क्या, इसका मकसद क्या है, क्यों लिखा है आपने। ध्यान देना, जो E2 आया आपका, ठीक है, E2 डिवाइडेड बाय E1 इंड्यूस्ड फ्लक्स इंड्यूस्ड इन इक्वेशन कॉइल 1 एंड कॉइल 2 एंड फ्लक्स इंड्यूस्ड इन कॉइल 1, ये दोनों आपने लिख लिए। ठीक है, अब ध्यान देना, अगर आपको वोल्टेज पता है, ठीक है, आपको पता है कि आपने वोल्टेज जो मान लो मैं ये दोनों लिखता हूं,
कि इन दोनों को अलग करके लिख लेता हूं, V2 डिवाइडेड बाय V1 इज इक्वल टू N2 डिवाइडेड बाय N1। आपको वोल्टेज 1 पता है, आपने वोल्टेज कितनी भेजी उसके अंदर 230 वोल्ट भेजी, ठीक है, 230 वोल्ट आपने उसके अंदर भेजी। और जो नंबर जो आपने इसके अंदर कॉइल्स बनाई, इस कॉइल की टर्न्स है 23। कॉइल्स जो नंबर 1 कॉइल है इसकी टर्न्स कितनी है 23 और इसकी कितनी है 40, ठीक है। नंबर 2 की यहाँ पे 40 है, 40 टर्न्स इसकी डाल दी और इसकी डाल दी 23। नंबर 1 कॉइल की 23 और नंबर 2 कॉइल की टर्न्स कितनी है 40, ठीक है। अब आपने बताना है कि इसके अंदर वोल्टेज कितनी आएगी। आपके ट्रांसफार्मर के बाद आपने 2-3 काम किए, आपने 230 वोल्ट के ऊपर एक कॉइल फिट कर दी, ट्रांसफार्मर के ऊपर कोर के ऊपर चढ़ा दी, उसकी टर्न्स रखी 23, ठीक है। 23 नहीं होती, ये बहुत ज्यादा होती है, 1000 में होती है, लेकिन आपने 23 रखी, ठीक है। दूसरी तरफ जो उसकी अपोजिट साइड आपने कितनी टर्न्स रखी 40, ठीक है, और उसके बाद उसको जोड़ दिया लोड के साथ। आपने बताना है कि वोल्टेज 2 कितनी होगी। वोल्टेज 1 आपको पता है 230, वोल्टेज 2 कितनी होगी, V2 कितनी आएगी, ठीक है। V2 कितनी आएगी तो यहां से निकाल सकते हो आप, V2 इज इक्वल टू 230 इंटू 40, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइडेड बाय 23। 23 से इसको डिवाइड करेंगे 10 इज इक्वल टू 400 वोल्ट्स, ठीक है। कितनी वोल्टेज होगी ट्रांसफार्मर के बाद 400, ठीक है। ये ध्यान देना कि अगर इन दोनों को मैं डिवाइड करता हूं तो जो वैल्यू आएगी, ठीक है, मान लो 2.3 आती है तो N2 डिवाइडेड बाय N1 करूंगा तो भी सेम वैल्यू आएगी 2.3। अगर मैं वोल्टेज 2 और इसको डिवाइड करूंगा तो भी सेम वैल्यू आएगी, ठीक है। मतलब इन तीनों को आपस में डिवाइड कर दूं, इसको इससे डिवाइड कर दूं, इसको इससे डिवाइड कर दूं तो एक ही वैल्यू आएगी। वो कितनी होगी, कुछ भी हो सकती है, वो 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, माइनस हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। 0.1 हो सकती है, 0.2 हो सकती है, ठीक है। माइनस में नहीं हो सकती, सॉरी, 0.1, 0.2, 0.695 हो सकती है, या 1, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, कितनी भी हो सकती है, लेकिन वो रहेगी कांस्टेंट। N2 डिवाइडेड बाय N1 करूंगा तो भी वही वैल्यू आएगी, V2 डिवाइडेड बाय V1 करूंगा तो भी वही वैल्यू आएगी, E2 डिवाइडेड बाय E1 करूंगा तो भी वही वैल्यू आएगी। वो होगा K, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ठीक है। K बोलते हैं उसको, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो को। और ये एक ट्रांसफार्मर के लिए हमेशा कांस्टेंट रहती है। मतलब कि अगर ये वैल्यू 4 आती है, ठीक है, अगर मैं N2 डिवाइडेड बाय N1 करता हूं, ध्यान दो मैंने वहां पे लिखा कि ये 40 टर्न्स है, मान लो ये 20 टर्न्स है, ठीक है। E1 के ऊपर 20 टर्न्स और N2 के ऊपर 40 टर्न्स, तो ये कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। इन दोनों को डिवाइड किया तो 2 आ गया। अब ये 2 ही रहेगा, वोल्टेज को भी जब मैं डिवाइड करूंगा तो वोल्टेज भी 2 आएगा, ठीक है। मान लो अगर यहाँ पे 230 वोल्टेज दिया आपने तो यहाँ पे कितना होगा 460 वोल्ट होगा, V2 460 आएगा, ठीक है। तो ये रेशियो बराबर रहेगी, जब इनको डिवाइड करूंगा तो 2 आएगा, ठीक है। मतलब कि ये K कितनी है 2 है। K की वैल्यू कितनी है इस ट्रांसफार्मर के लिए, इस ट्रांसफार्मर के लिए K की वैल्यू 2 है, जिसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो 2 गुना हो, उसके लिए K की वैल्यू कितनी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, 2 रहेगी। अगर वोल्टेज मैं यहाँ पे 200 प्रोड्यूस करता हूँ तो 400 उधर जाएगी, अगर यहाँ पे 100 वोल्ट देता हूँ तो उधर 200 वोल्ट जाएगी, ठीक है। मतलब K की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी, वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो हमेशा बराबर रहेगी, ठीक है। ये होगी बात आपकी ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो की। अब ध्यान देना, मैंने आपको बताया था कि V1 इंटू I1 इंटू cos phi इज इक्वल टू V2 इंटू I2 इंटू cos phi, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपने बनाया था कि अगर आइडियल ट्रांसफॉर्मर है तो V1 इंटू I1 इंटू cos phi इज इक्वल टू V2 इंटू I2 इंटू cos phi, ये आपने बनाया था। अगर मैं कहूं कि cos phi इधर लेके जाऊं तो डिवाइड होकर कट जाएगा, इट मींस V1 I1 इज इक्वल टू V2 I2। V1 को उसके नीचे डिवाइड में कर देता हूं,
I1 है यहाँ पे, सॉरी, ठीक है, I1 को उधर ले जाता हूँ, V2 को इधर ले आता हूँ, ठीक है, समझ रहे हो, ठीक है। V2 डिवाइडेड बाय V1 इज इक्वल टू I2 डिवाइडेड बाय I1, ठीक है, ऐसी इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। ये आप बना सकते हैं इसे, सॉरी उल्टा हो जाएगा ना, I1 डिवाइडेड बाय I2, यहाँ पे I1 आके उधर डिवाइड हो जाएगा, I1 डिवाइडेड बाय I2, V1 डिवाइडेड बाय V2 डिवाइडेड बाय V1, ये उसके नीचे चला जाएगा और ये इसके नीचे चला जाएगा, I1 डिवाइडेड बाय I2, ठीक है। ये इक्वेशन आपको पता है, यानी कि V2 डिवाइडेड बाय V1 इज इक्वल टू I1 डिवाइडेड बाय I2, यहाँ पे भी V2 डिवाइडेड बाय V1 है, तो मैं अगर ये मेरे किसी काम का नहीं होता, ये अपने को कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती इसकी कि फ्लक्स कितनी बन रही है, अपने को बेसिकली ये दो चीजें और एक I1 के साथ इसका रिलेशन, तो V2 डिवाइडेड बाय, ये पहले लिखोगे सारी चीजें की cos फाई इज इक्वल टू इतना आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए, ठीक है, देन V2